check. Okay, so very good morning to every one of you all. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के. पहली बात तो कुछ भी हम लोग पढ़ाई शुरू करें या बाकी बातें चालू करें, एक बार मैं चाहती हूँ आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो. बिकॉज जेन्युइनली मैं आपको बताना चाहती हूँ, एग्जाम आपकी रिसेंटली कंप्लीट हुई है और आप लोगों ने सोचा है कि कुछ टाइम पास ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द जो है सीए इंटर की शुरुआत करें. अपने आप में वो एक बड़ी अचीवमेंट है. एंड लेट मी टेल यू, यू विल रियली फील हैप्पी अबाउट दिस. मे बी नॉट टुडे, बट जब आपका प्रेपरेटरी लीव शुरू होगा ना, तब आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि तब आप बाकी के बच्चों से आगे रहोगे. क्योंकि आपकी मेन बैचेस जो है, एक्चुअल में तो मेजॉरिटी बच्चे जो है वो शुरू करते हैं क्लासेस लेना ऑफिशियली आफ्टर द रिजल्ट इज आउट. तो आप लोग ये जो भी 20-25 दिन क्लास लोगे, जहां पे कुछ सब्जेक्ट के 1-2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाने वाले हैं, तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है, उन बच्चों के कंपैरिजन में आपके लेक्चर्स 15-20 दिन पहले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के ये चैप्टर्स एंड में होंगे जो आप लोगों के अभी हुए हैं. तो उससे क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो ड्यू है नवंबर में, है ना. और फाउंडेशन जैसा आप सुहाना सफर तो नहीं है इंटर में, आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा, है ना, कि हम लोग इंटर में आ चुके हैं. तब आप लोगों के एक एक दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है. इनफैक्ट इंटर है नेक्स्ट लेवल, बट फाउंडेशन में भी आप लोगों ने फील किया था थोड़े से और दिन मिल जाते तो बेस्ट हो जाता, थोड़े से और घंटे मिल जाते तो बेस्ट हो जाता. आप सोचो, यहाँ पे हम कुछ घंटे की बात नहीं कर रहे, हम दिनों की बात कर रहे हैं. अप्रोक्सीमेटली, डोंट कम इनसाइड, बाहर रुक तू और किसी को अंदर मत आने दे. तो सुनो मेरी बात, I think this is going to be one of the best decisions that you all have made in your life. क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव अगर आप बाकी बच्चों से 15 दिन आगे हो, गिव्स यू अ लॉट ऑफ बफर टाइम टू सॉल्व पेपर्स, डू द आरटीपीज, कवर योर वीकनेसेस, समटाइम्स कवर योर बैकलॉग्स और डू द रिविजन्स. अगर बैकलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको रिविजन को एडिशनल 15 डेज मिल जाता है, विच इज टू मच टाइम फॉर सीए इंटर. तो बहुत बढ़िया डिसीजन आप लोगों ने लिया है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल. ऐसे डिसीजन जिंदगी में लेते जाओ, आप बहुत आगे जाओगे, क्योंकि जिंदगी में वक्त की अब आपको बहुत कमी होने वाली है, क्योंकि सीए इंटर इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. इट इज नॉट अबाउट कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि जो बच्चा ब्राइट है वो फाउंडेशन क्लियर करने वाला है. आप देखो, अगर रिजल्ट फाउंडेशन का आता है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं. तो अगर लाख बच्चों ने फाउंडेशन दिया है, लाख बच्चे में से ओनली 25,000 to 30,000 किड्स क्लियर द एग्जामिनेशन. और अगर आप वो 30,000 बच्चों में से हो, मतलब आप होशियार हो. हाँ, सच में, अगर लाख बच्चे दे रहे हैं और 25,000 पास हो रहे हैं, मतलब आप होशियार. तो एवरीवन हु इज सिटिंग इन इंटर वो होशियार तो है, बट नाउ इंटर वही बच्चा क्लियर कर सकता है जिसको होशियारी के साथ साथ थोड़ी समझ और सूझबूझ है वक्त की, वो भी. क्योंकि सीए इंटर में आपकी जब जर्नी शुरू होती है, अब हम लोग बैठे अप्रोक्सीमेटली 19 जैन, आप समझो जैन तो खत्म ही हो गया, क्योंकि अगर सैटरडे संडेज कुछ ऑफ रखना हो तो अप्रोक्सीमेटली सपोज जैन अगर खत्म ही हो गया, आपके पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. नवंबर में तो आपकी एग्जाम है, मे बी 2 या 3 नवंबर को आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी. सो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 9 months, एंड 9 months इज नॉट 9 months ऑफ क्लासेस. 9 months इंक्लूड्स 6 क्लासेस एंड द प्रेपरेटरी लीव, जिसमें आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने चलेगी, ग्रुप 2 की क्लासेस आपकी 2.5 महीने चलेगी, मतलब 6 महीना आपका क्लासेस में जाएगा. एंड देन यू हैव ओनली 2 months, दैट इज 60 days टू स्टडी फॉर 6 सब्जेक्ट्स, नॉट इवन 10 days पर सब्जेक्ट. आप सोचो, बट आप लोग इतना टेंशन मत लो. आप लोगों का जो है ना प्रेपरेटरी लीव 2.5 महीने का रहेगा. 15 दिन आप ऑलरेडी क्राउड से आगे हो बिकॉज ऑफ दिस संकल्प बैच, द प्री रिजल्ट बैच. आप सोचो, उसमें अगर कुछ बच्चों की बीकॉम वगैरह रहती है आप लोगों की,
तो आई थिंक बीकॉम का मिड टर्म एग्जामिनेशन आप लोगों का कुछ ड्यू रहेगा अक्टूबर में, उसमें आपके 8-10 दिन जाएंगे, तो आप लोगों के पास हार्डली कुछ समय है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली होशियार होने के साथ साथ क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है टू क्लियर द एग्जामिनेशन, अगर आप पूछो ना आज डे 1 पे, क्योंकि डे 1 पे बच्चा बहुत एंथू रहता है। जैसे अभी न्यू ईयर आया था तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, डांस करेंगे, बस 15-20 दिन हो गए ना, अब बस हो गया शौक पूरा, जिम हो गया, डांस हो गया, घूमला फिरला हो गया, सब हो गया, बैक टू स्क्वायर वन जैसा हम पहले थे, वैसी बात होती है। तो वैसे अभी आपकी बैचेस जो शुरू हुई है तो एकदम एंथो होगा, मैम कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होगी, हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दोनों ग्रुप रैंक लाना है, मैम बताओ क्या करना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या करना चाहिए मैम, एक टिप बताओ जिससे हम दोनों भी ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। तो वन टिप विच इज द गोल्डन टिप इज दैट यूटिलाइज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली। दैट्स द ओनली वन गोल्डन मंत्रा टू क्लियर द एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी है, कोई बैकलॉग नहीं रखना है। जो होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क आपको रेगुलरली करना है और क्लास के साथ साथ आपको पढ़ना है, ताकि आपका एक रिवीजन क्लास के साथ ही हो जाए और आप जब प्रेपरेटरी लीव की शुरुआत करो, दैट्स द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर आपको जैसे रिवीजन करना है वैसे वैसे आपके रिवीजन होते जाएंगे और टेस्ट भी होते जाएंगे। सो देयर इज ओनली वन रिक्वेस्ट इज डोंट बंक द लेक्चर्स। सेकंड रिक्वेस्ट इज डू योर होमवर्क प्रॉपरली एंड द थर्ड रिक्वेस्ट इज जितना क्लास में पढ़ाया गया बस घर पे जाके उतना पढ़ो। ये 3 चीजें आपने फॉलो कर ली, clearing in the first attempt is going to be a very easy task। बच्चा बैकलॉग के चक्कर में ही रह जाता है, क्योंकि प्रेपरेटरी लीव में जब उसको प्रिपेयर करना है वो बैकलॉग देखता है। फिर बचते कितने दिन है ना आपके पास, है ही, आज हमने कैलकुलेट किया है, देखो 60 डेज तो है आपके पास 6 सब्जेक्ट के लिए। 10 दिन में थोड़ी ना होने वाला है, क्योंकि 100 मार्क के आपके पेपर्स है। एंड लेट मी टेल यू, सीए इंटर का, क्योंकि आज आपका सीए इंटर का ऑफिशियली फर्स्ट डे है और मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं आपको इंटर की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट। देखो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट्स है बोलो तो 6। कुछ पता है आप लोगों को ये 6 सब्जेक्ट्स के बारे में? डोंट टॉक। सुनो, मेरे को आपको कुछ बताना है। सीए इंटर में आप लोगों को 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड देन यू हैव ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको 3 पेपर्स है और ग्रुप 2 में भी आप लोगों को 3 पेपर्स है, क्योंकि आप लोग डायरेक्टली न्यू सिलेबस में आ जाते हो। देयर इज नो ओल्ड एंड न्यू फॉर यू, आप लोगों के लिए सिर्फ न्यू ही न्यू है, ठीक है। पूरा न्यू सिलेबस, पूरा न्यू करिकुलम, पूरा न्यू पैटर्न आप लोगों को एप्लीकेबल है, जिसमें ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है और ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट्स है। कोई कह रहा था ना हमको पता है कौन से 3 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में, बता सकते हो आप लोग? ओके, यस, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है दैट इज एडवांस्ड अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 इज माई पेपर एंड दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो मैं लॉ लिख रही हूं। थर्ड पेपर इज टैक्सेशन, जिसमें आपको दोनों भी है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसलिए यहां पे मैं सिर्फ टैक्स लिख रही हूं इन शॉर्ट। ग्रुप 2 में आप लोगों को 3 पेपर है, जिसमें से पहला पेपर इज कॉस्टिंग, सेकेंड पेपर जो है दैट इज ऑडिट, हाँ ठीक है, ऑडिट एंड अश्योरेंस, ऑडिट लिख देती हूं मैं, ठीक है। और तीसरा पेपर जो है दैट इज एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
सारे के सारे 6 पेपर्स आप लोगों के है डिस्क्रिप्टिव, ओके, बट इसमें एक चीज अच्छी है, सारे 6 पेपर्स में आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस है, बट दीज आर नॉट दैट फाउंडेशन लेवल टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप्स, ठीक है। सम क्वेश्चंस आर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको लॉ का बताती हूँ। लॉ में जैसे 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, ओके, बट 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए 30 एमसीक्यूज कभी नहीं पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 21-22 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मतलब कुछ कुछ एमसीक्यूज जो है वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, बिकॉज दोज आर गुड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छे से पूरा कहानी वहानी, पूरी स्टोरी वोरी, फिर उसके नीचे 2-3 सब क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 मार्क्स ईच के होते हैं। तो वैसे ही सारे पेपर्स के लिए होता है, एक एक सेंटेंस का नहीं होता है, ट्रू फॉल्स, कांट से, डोंट नो, ऐसे नहीं होते हैं, ओके। प्रॉपर शिद्दत, इज्जत वाले, जहां पे इंस्टीट्यूट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने वाला है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो देखो यहां पर ग्रुप 1 में आपके सारे के सारे पेपर्स जो है, इट इज गोइंग टू बी फॉर 100 मार्क्स ईच। सो इन शॉर्ट आपका ग्रुप 1 300 मार्क का है और आपका ग्रुप 2 भी जो है 300 मार्क का है। बट हर पेपर में, जैसे मैंने आपको कहा, आपके 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज रहेंगे और बाकी के जो 70 मार्क्स है, इट्स गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पास अगर होना है तो कितने मार्क्स लगेंगे मैम, बताओ? हाँ, इंडिविजुअली इन एवरी सब्जेक्ट व्हाट यू रिक्वायर इज 40 मार्क्स इंडिविजुअली, बट इन एग्रीगेट इंस्टीट्यूट जो कहता है वी वांट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स का क्या मतलब होता है? 300 में से कम हमें 150 एंड 150 मार्क्स चाहिए। तो इन ऑल सारे 6 सब्जेक्ट्स मिला के वी वांट 300 मार्क्स। तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है, विच कुड पुल द वीकर सब्जेक्ट्स। सबसे बेस्ट पार्ट इस करिकुलम का है, फॉर द एमसीक्यूज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, बिकॉज 6 सब्जेक्ट इंटू 30 मार्क्स, कितने मार्क्स हो गया? 180 मार्क्स। 6 3 18 है ना, तो 60 इंटू 3 180। भाई फाउंडेशन में मैथ्स था, जिसको क्लियर करना है। आपको देख के मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग सोच रहे हो मैम मैथ्स क्लियर हो गया ना तो फाउंडेशन क्लियर हो गया, ऐसा कुछ है? क्योंकि अभी 60 इंटू 3 पूछा है मैंने। हाँ तो बोलो ना, चाइनीज में नहीं पूछा है बेटा, इंग्लिश में ही पूछा है, ठीक है। तो आपको 180 मार्क्स के एमसीक्यूज है जिनको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। तो इसीलिए क्या करना है आपको? आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ यू आर ऑल्सो सपोज टू फोकस ऑन योर, बोलो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट कहां से भी उठा सकता है, कहीं से भी लिटरली जो है वो उठा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत क्लियर होना जरूरी है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हम लोग कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करने वाले हैं, बहुत, मतलब नेक्स्ट लेवल जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को होने वाली है। बिकॉज फर्स्टली जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, दीज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आर ओनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। इंस्टीट्यूट वो मगिंग वाले जैसे ट्रेंड्स, फिगर्स और ऐसे वाले एमसीक्यूज होते हैं ना, वैसे एमसीक्यूज कभी नहीं पूछता है। जैसे आप लोगों को इकोनॉमिक्स में हुआ करते थे ना फाउंडेशन लेवल पे, वैसे एमसीक्यूज आप यहां पे एक्सपेक्ट भी मत करना। ओके, दीज एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। अच्छा, आप में से सब लोग क्या फाउंडेशन से आए हो या कुछ डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी है? डायरेक्ट एंट्री, ओके, बाकी सब लोग फाउंडेशन। जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हैं, आप लोगों का कभी कंपनीज एक्ट हुआ है क्या? बीकॉम लेवल पे हुआ है ना? थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता है ना कंपनीज एक्ट,
में क्या सारी चीजें हैं या नहीं है। हाँ ठीक है, तो मैं आपको वही बता रही थी कि एक एग्जाम्पल मेरे को आपको बताना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज कैसे आते हैं। जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है, क्या है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, आपने देखा है प्राइवेट कंपनी में देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ 200, बट फिर देखो उसमें और एक कॉन्सेप्ट है, जब आप 200 की गिनती करते हो, जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन, एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड इन दिस गिनती ऑफ 200। तो इंस्टीट्यूट ना कैसा सवाल बनाएगा, एमसीक्यू बेस्ड सवाल ऐसा बनाएगा कि कोई कंपनी है, से कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड में ऐसे कुछ मेंबर्स है, से कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, कुछ एक्स एम्प्लॉयज है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज, फिर उसके साथ साथ देर आर मे बी से 5 कपल्स हु हैव हेल्ड द शेयर्स इन जॉइंट नेम्स, 5 कपल्स, तो बेसिकली लोग हो जाते हैं 10, एंड देर आर अदर पीपल हु हैव हेल्ड द शेयर्स, मे बी अदर्स 150, ये 30 एंड मे बी 10, तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए, इसको ज्यादा कर लेते हैं फिर, मे बी ये 15, तो 205 हो गए। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आईसीआई पूछेगा कि ये एक्स लिमिटेड जो है ना वो कन्वर्ट होना चाहती है इनटू अ प्राइवेट कंपनी, इट वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड में वो कन्वर्ट होना चाहती है। क्या ये कंपनी को अपने नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत है? फिर एक रहेगा यस, नो, फिर पार्टली यस, एमसीक्यूज बराबर बताएगा, जवाब क्या लगाए पार्टली नो, बहुत सॉल्व कर लिए एमसीक्यूज। तो बताओ आपके हिसाब से व्हाट्स द करेक्ट आंसर, यस, नो, पार्टली यस, पार्टली नो, कांट से, डोंट नो, व्हाट इज आंसर? क्लियर नो। व्हाई नो? 205 है, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में तो 200 लोग लगते हैं। पहली बात तो एम्प्लॉय मेंबर्स क्या काउंट हो गए, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स, कपल्स कितने काउंट हो गए, और अदर्स, तो एक्चुअली तो ये कंपनी में 155 मेंबर्स ही है, 200 नहीं है, तो यहां पे रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। इवन इफ दिस पब्लिक कंपनी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, इट नीड नॉट रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स। ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन थी, डेफिनेशन में वो एलआरपी का एल था, एल में वो उसके बच्चे थे, जहां पे जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन, एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड। ऐसा सवाल सेम फाउंडेशन में होता 3 मार्क का, जो अब आपको इंटर में पूछा जाएगा फॉर 2 मार्क्स का एमसीक्यू। जो आपके फाउंडेशन में 5-5 मार्क के क्वेश्चंस होते थे, वो 2-2 मार्क के एमसीक्यूज बनेंगे। तो सोचो 5 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहेगा। और ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो इफ यू आर कंसेप्चुअली क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स। तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे भी, सबसे पहला एंड सबसे ज्यादा फोकस is going to be on your concepts, because that's the way it should be. Concepts अगर important नहीं होते, सिर्फ learning important होता ना, MCQs कभी नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बट इस नए करिकुलम में इंस्टीट्यूट ने सारे सब्जेक्ट में MCQs डाले हैं। इंस्टीट्यूट खुद चीख के बोल रहा है, we don't want learning, we want understanding and conceptual clarity from you all. लर्निंग तो हो जाएगा, और वैसे भी सीए बनने के बाद आप बैरैक से देखकर आप जवाब दे ही सकते हो क्लाइंट को, बोल सकते हो आई एम बिजी राइट नाउ इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक, ओके, एंड देन यू कैन रिफर द नोट्स एंड यू कैन गिव हिम द आंसर। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, डिड यू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन? 470 सेक्शन नहीं याद रहेगा, 470 सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, उसके अलावा अदर लॉज है, समझो आप, किसी को याद नहीं रहने वाला है। और उसके बाद तो सीए फाइनल में और बहुत कुछ और सब्जेक्ट्स, कौन याद रखेगा इतनी सारी चीजें। बट अगर आपने कॉन्सेप्चुअली
क्लियर रखा है आपके कॉन्सेप्ट्स, कल जाके कुछ भी किस्सा सामने आता है, क्लाइंट आपके आंखों के सामने या मे भी आपको फोन पे कुछ कंसल्ट करता है, एंड देन व्हेन यू ओपन द बेयर एक्ट, यू गो टू द सेक्शन, सारी चीजें आपके आंखों के सामने याद आ जाती है और समझ आ जाती है। इवेंचुअली फिर आपको सारी बातें क्लिक होती है एंड देन यू कैन गिव द आंसर्स टू योर क्लाइंट। हो सकता है छोटी टेक्निकल चीजें याद नहीं होगी, 50 लाख है या 2 करोड़ है, 10 करोड़ है या 20 करोड़ है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझा है, एंड है और है, सभी चीजें चाहिए, एक चीज है तो चल जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट ठीक से समझा है। यू आर इन अ पोजिशन टू कंसल्ट टू योर क्लाइंट, which is the most important, even examination point of view and even practically. You will not believe, because ये conceptual clarity पे इतना फोकस किया जाता है। ये पिछला रिजल्ट ही आया ना 2-4 दिन पहले, ये पिछले रिजल्ट में ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखो, ये सारे स्टूडेंट्स को रैंक मिला है जो मुझसे पढ़े हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक 6, 14, 20, 22, 34, 39, 43, ये सारे बच्चों ने लो हमसे लिया था। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, क्या इन बच्चों को रैंक्स मिलती? नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी जरूरी है। बट इफ यू वांट टू स्कोर एन एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, प्राइमरी फोकस शुड बी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जिस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है इन द क्लास। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ दूसरी चीजें भी जरूरी है, दैट इज अग्रीड बाय मी ऑल्सो इन क्लास, विच इज पॉइंट नंबर 2 इज रिविजन्स। वाई रिविजन्स? बिकॉज आपका 70 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, जितना आप रिवाइज करोगे उतनी चीजें आपको लर्न होगी। हम क्लास के साथ साथ रिवाइज करेंगे, क्लास के बाद भी रिवाइज करेंगे। तो देखो, क्लास के साथ साथ जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया, कल हम रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक, तीसरे दिन, पहले 2 दिन का, फिर उसके बाद नया टॉपिक। जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, हम चैप्टर के वो स्टार्टिंग से एंड तक रिवाइज करेंगे। इनफैक्ट हर 2 चैप्टर्स के बाद 2 चैप्टर्स का कंप्लीट थॉरो रिवीजन होगा, फिर तीसरा चैप्टर शुरू होगा। और उसके साथ साथ हर 2 चैप्टर्स के बाद एवरी आफ्टर, नहीं मैं SMS लैंग्वेज नहीं लिखती, आफ्टर every 2 chapters there is going to be an MCQ test, और जिस दिन MCQ टेस्ट होगा ना, वो दोनों चैप्टर्स थॉरली रिवाइज हो गए, MCQ टेस्ट होगा, फिर तीसरा चैप्टर शुरू होगा। ये सारे चैप्टर्स के लिए होने वाला है, कॉर्पोरेट लॉ के लिए भी और अदर लॉस के लिए भी। तो आपका कॉन्सेप्ट हो रहा है, रिविजन हो रहा है, MCQs भी सॉल्व हो रहा है। सिर्फ MCQs नहीं, ड्यूरिंग द क्लास देर आर गोइंग टू बी 5 tests that are going to be conducted, 5 tests of 25 marks each, जिसका result is going to be checked by chartered accountants. So we have a team of 5 chartered accountants who are only into conducting your test. 25 मार्क के 5 टेस्ट हो गए, और टेस्ट होने के बाद आप लोगों का 11th डे पे रिजल्ट आ जाएगा। सो बेसिकली 11th डे पे आपको आपके करेक्टेड पेपर्स मिल जाएंगे। करेक्टेड पेपर्स का क्या इंपैक्ट है, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर फॉलोइंग शॉर्ट। क्लास के बाद टेस्ट कंडक्ट करके क्या मतलब है, वक्त हाथ से निकल चुका है। आज जब क्लासेस चल रही है, तब जब आप टेस्ट लोगे, तब इससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर फॉलोइंग शॉर्ट। कॉन्सेप्ट ही समझे नहीं है, या लर्न नहीं हो रहा है, या लिख नहीं पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप समझोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्रूव इन योर वीकर एरियाज, और फिर आप फोकस कर पाओगे आपकी वीकनेसेस पे, और उसको अपनी स्ट्रेंथ में जो है वो कन्वर्ट कर पाओगे। इवन लाइव स्ट्रीमिंग किड्स आर गोइंग टू गिव द टेस्ट लाइव विद द फेस टू फेस किड्स। और GDPD स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, SPC का जो ऐप है उस पोर्टल पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आपका पेपर जो है सबमिट कर सकते हो। आपके भी करेक्टेड पेपर्स आपको उसी पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो टेस्ट सभी का होने वाला है, चाहे आप फेस टू फेस किड हो, लाइव स्ट्रीमिंग किड हो,
जीडी स्टूडेंट हो या पीडी स्टूडेंट हो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. हमारे टेस्ट पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस. दिस राइटिंग प्रैक्टिस, some will be in classwork and some will be in homework. क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं क्लास में. आपके पास बुक्स है क्या? बुक्स आपके पास है एक सेट बुक्स का? मेरी किसी के पास भी है मेरी बुक्स का सेट? एक ही मिनट. आपने मेरी क्वेश्चन बैंक देखी? अपने सीनियर्स से देखी आपने? मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक, उसमें 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है. 300 से भी ज्यादा. ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं, नॉट द एमसीक्यूज, दिस इज व्हाट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. माय क्वेश्चन बैंक जिसको हम क्लास में सॉल्व करने वाले, सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करने वाले हूं. इट कवर्स लास्ट 10 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. लास्ट 10 पेपर्स जो है ना, उसके एग्जामिनेशन, सिर्फ पिछला वाला अटेम्प्ट जो है जो नवंबर का था उसका कवर्ड नहीं है, उसके पहले के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है. लास्ट 10 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. सो 300 प्लस हमारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, जिसमें लास्ट 10 एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस है. साथ साथ लास्ट 10 आरटीपी के क्वेश्चन एंड आंसर्स है. और प्लस आपकी जो नई मॉड्यूल है ना, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस सारे के सारे जो है वो भी यहां पर कवर्ड है. तो ऐसे करके ये सारी चीजें आपके क्लास के साथ साथ ही हो जाने वाली है. एंड प्लस एज एन एडिशन आई एम गोइंग टू गिव यू माई हैंड रिटन समरी नोट्स. मेरे को वो क्वेश्चन बैंक आपको बतानी है, बहुत भारी क्वेश्चन बैंक बनाई है मैंने. इतना मजा आएगा आप लोगों को. प्रेपरेटरी लीव में बस चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू डू वंडर्स. मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने के लिए. आप सोचो क्लास के बाद एकदम प्राउडली आप बोल सकते हो मेरे लास्ट 10 पेपर्स हो गए सॉल्व, मेरे लास्ट 10 आरटीपीज सॉल्व हो गए, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए, एमसीक्यूज जो है मेरे सॉल्व हो गए हैं. समझ रहे हो? एंड प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक अ ग्रुप, नॉट नाउ, आफ्टर द रिजल्ट कम्स, जहाँ पे हम लोग हर रोज जो कॉन्सेप्ट करेंगे उस ग्रुप में मैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 एमसीक्यूज पोस्ट करने वाली हूँ. तो उस ग्रुप के द्वारा भी आपके 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो हो जाने वाले हैं सॉल्व. सो देर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट इज गोइंग टू बी डन. आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर यू ऑल. नाउ इट इज अप टू यू हाउ मच यू ऑल आर एबल टू टेक इट फ्रॉम मी, है ना? तो आप ये कुछ लिखना चाहते हो, ये सब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, ये आपको पता है, ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. और मैं चाहती हूँ आप लोग सब क्या करोगे ना, लॉ के लिए तो एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करोगे, ठीक है? क्योंकि इंटर में देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. मैं सिखाते सिखाते ही समरी बनाने वाली हूँ और वहीं पे लिखवाने वाली हूँ. प्लस क्लास वर्क में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और होमवर्क के भी क्वेश्चन आप उसी बुक में लिखने वाले हो. सो आई वॉन्ट अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ एंड अदर्स. आई थिंक अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको अलग अलग नोटबुक्स ही मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है. फाउंडेशन का सुहाना सफ़र अब खत्म हो चुका है. नाउ यू ऑल आर इन CA इंटर, सो द प्रेपरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल. ये देखो, सुनना, इससे बात करनी है. स्वरा क्या बोल रही है? ये क्वेश्चन बैंक, ये देखो, ये आपकी क्वेश्चन बैंक है. इस क्वेश्चन बैंक में 300 से भी ज़्यादा MCQs है. MCQ सॉरी 300 से भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है वो है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, कोई भी मैंने चैप्टर उठाया, सपोज दिस इज द चैप्टर नंबर 4, ओके, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. यहाँ पे मैंने दिया है लास्ट डे पे कितना समय आपको देना है इस चैप्टर को. आपको पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट डे, हाँ, टाइम मैनेजमेंट के लिए. लास्ट डे पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर बच्चा क्या करता है, उस शाम को तो मेरा 1 डे बिफोर देख लेता है, अगले दिन फिर वो कुछ चैप्टर्स लेता है, शाम तक लेट के पढ़ता है वो, लेट के पूरे शाम तक. हाँ, 3 या 4 चैप्टर से ज्यादा होता नहीं है. उसके बाद कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर है, अदर लॉज में LLP और आपको है. फिर बाद में इतने प्रेशर में हुआ है आपके साथ फाउंडेशन में,
हुआ है ना, आप जो हंस रहे हैं ना उनके साथ हुआ है, ये हुआ है उनके साथ। इतना प्रेशर आ जाता है उस रात पे, और एक रात में कितना ही पढ़ लोगे आप। तो इसीलिए जब आप पहले चैप्टर की शुरुआत करो, यू शुड एग्जैक्टली नो इस चैप्टर को मेरे को कितना समय देना है, उससे समय ज्यादा आप नहीं दे सकते। घड़ी के कांटे के हिसाब से व्हेन यू आर अलर्ट एंड यू स्टार्ट रिवाइजिंग, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड पिकअप करता है। नहीं तो आप ऐसे एक एक सेंटेंस एकदम इमोशनल होके एकदम एक एक चीजें पढ़ते हो और बाद में सारे मेन चैप्टर्स छूट जाते हैं। तो ये मैंने टाइम दिया हुआ है कि एग्जैक्टली कितने घंटे आपको ये चैप्टर को देने हैं। प्लस ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। पिछले 10 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के ऊपर कितने मार्क्स के सवाल पूछे हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली इस चैप्टर को कितनी इज्जत देनी है। एक्ट नहीं, हर एक चैप्टर का ये एनालिसिस है, हर एक चैप्टर का। और प्लस देयर इज अ क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड जब आप स्कैन करोगे, इट विल डाइवर्ट यू टू द डिटेल्ड रिविजन लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो जब टेस्ट रहे, आपको पढ़ना है, ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो गए, ग्रुप 2 के साथ साथ आपको लॉ को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है, बट बुक लेके पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड लिसन टू माय लेक्चर्स। दैट लिसनिंग विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आप टच में रहोगे सब्जेक्ट के, और प्रेपरेटरी लीव में बाद में आपको चीजें आसान रहेगी। प्लस अगर आप देखोगे, अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के वहां पे मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में पूछा है, मई 18, आरटीपी मई 18, आईसीआई के मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन। कोई भी रैंडमली अगर आप देखोगे, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, देखो नवंबर 20 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन के उधर, ये देखो नवंबर 2022 4 मार्क्स दिख रहा है आपको। हर एक क्वेश्चन के वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूट ने कौन से अटेम्प्ट में पूछा है। सो थिंग्स विल बी वेरी इजी। और प्लस 100 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज यहां पे दिए हैं मैंने, क्योंकि जो ग्रुप रहेगा ना, उसमें वो जो 1 लाइनर वाले एमसीक्यूज है ना, वो मैं सॉल्व करूंगी, बट आपको केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछती है इंस्टीट्यूट। तो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो है, ये देखो ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आपको दिख रहा है, लेंथ, उसके आंसर्स भी कितने बड़े बड़े हैं, देखो दिख रहा है ना। मैंने आपको कहा था ना, येस नो ट्रू फॉल्स, ऐसा नहीं है, आंसर्स भी देखो आप। ये 100 से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इसमें कवर होने वाले हैं। सो बेसिकली एंड टू एंड प्रिपरेशन जो है आपका क्लास में हो जाएगा, प्रोवाइडेड you are attending the classes regularly and following the instructions that I am telling you in class. I'll just keep my phone on silent. है ना, सब्जेक्ट का आज इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और आज छोड़ देती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअल पढ़ाई हमारी कल से शुरू होगी। कुछ अगर नोट्स वोट्स है, एक बार मैं स्टाफ से बात कर लेती हूँ और आपको प्रिंट आउट्स में दे दूँगी, ताकि यू ऑल कैन रिफर दोज नोट्स। एक्चुअल नोट्स तो जब आपकी मेन बैच चालू होगी तभी आपको मिलेगी, तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सुनो ना, ये सब्जेक्ट के बारे में मेरे को आपको बताना है। तो आप लोग आ गए, एक आपकी नोटबुक में, सेपरेट नोटबुक में आपका नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो और सब्जेक्ट का नाम लिख लो। सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ये बुक्स के बारे में मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताना है मुझे। कितना करना है बता देती हूँ सिर्फ। ये 3 मेन बुक्स है, इतना करना है आप लोगों को लॉ के लिए। कंपनीज एक्ट ही इसमें से इतना है, और ये अदर लॉज है, बताती हूँ अभी, रुको। सो देखो, फर्स्ट पेज पे आप ये लिख सकते हो, बट पहले सुन लो क्या क्या है, सिर्फ लिखो मत। आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज नाम में लिखा है। कॉर्पोरेट लॉ में आपको 2 एक्ट्स है, एक है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है एलएलपी एक्ट, जो फाउंडेशन में ऑप्शन में था। है ना, मुझे पता है, सब पता है मुझे। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज
एक बच्चे का फाउंडेशन के बच्चे का कुछ एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले मैसेज आया, मैम मैं सोच रहा हूँ कि मैं LLP एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ऑप्शन में रख लेता हूँ। LLP तक ठीक था, LLP एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो अब मुझे बताओ 10 दिन ठीक है ना मैम, ऐसे मुझे पूछा, ठीक है ना मैम, मैं LLP और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ऑप्शन में रख रहा हूँ। अब बच्चा क्या उम्मीद कर रहा है, मतलब टीचर क्या बोले उसको, और वो भी 10 दिन पहले। मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ये भी कंसिडर कर लेना कि ये अटेम्प्ट भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा। अब मतलब आप टीचर को कैसे पूछ सकते हो, मतलब अगर कोई बच्चा LLP एक्ट भी ऑप्शन में रखने के लिए बोलता है, मैं मना ही करूँगी एज अ टीचर। हाउ कैन यू एज अ टीचर हम ऑप्शन में रखें क्या? इट्स लाइक मतलब तुम उम्मीद क्या कर रहे हो, क्या कहे टीचर आपको। और ये बच्चा इसका हिम्मत तो देखो, सिर्फ LLP नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज लाइक 16 मार्क्स एंड लॉ वाज फॉर 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में से आप अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क ऑप्शन में छोड़ रहे हो, क्योंकि ये 16 मार्क और ये 5 मार्क, मतलब आप 1/3 सिलेबस लॉ का ऑप्शन में छोड़ रहे हो। और आप टीचर को पूछ रहे हो हम 1/3 सिलेबस ऑप्शन में छोड़े क्या, ठीक है ना मैम। तो अब छोड़ो तो क्या, एक एक नमूने बच्चे होते हैं, अब क्या ही बताएं हम। बट इस बार अभी फाउंडेशन जो है, खैर आप लोगों के लिए तो नहीं, बट इस बार अभी पूरा 100 मार्क्स इज गोइंग टू बी लॉ ओनली, देयर इज नो BCR, सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिर लॉ बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है और BCR को इज्जत नहीं देता है, और फिर जब मार्क्स आते हैं उसको लगता है लॉ में कम मार्क्स क्यों मिले। इट्स नॉट लॉ, 40 मार्क का भाई BCR है, 40 मार्क। देख 10 मार्क का होता, 20 मार्क का होता तो अलग बात थी, 100 में से 40 मार्क्स इज नॉट नेग्लिजिबल, इट इज कंसिडरेबल मार्क्स। और लॉ में तो फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते, मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने सब कुछ सही लिखा है, सेक्शन नंबर भी लिखा है, राइटिंग भी बहुत सही है, अंडरलाइन भी किया है, तो भी आपको 4 या ज्यादा से ज्यादा 4.5 मिलते हैं। अब आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, राइटिंग तो वही याद, उसमें इंग्लिश और ग्रामर पूछो ही मत मैम, अंडरलाइन करने का तो टाइम ही नहीं मिला, सेक्शन नंबर तो याद किए ही नहीं थे, और कॉन्सेप्ट तो ठीक है ठीक ठाक ही आते हैं, तो कैसे नंबर मिलेंगे भाई साहब? 5 में से फिर वो 2 ही मिलेंगे। फिर जब 5 में से, मैम इंस्टीट्यूट ना बहुत गलत कर रहा है, मार्क्स नहीं मिले, मेरे को लगा एग्जाम्शन मिलेगा, देखो मैम मेरे को सिर्फ 50 मार्क मिले। अरे भाई साहब इंस्टीट्यूट की उम्मीद क्या है आप बताओ मुझे। AIR 1 जो था इस अटेम्प्ट का, उसको 80 मार्क्स लॉ में मिले, बट मेरे स्टूडेंट को 3 स्टूडेंट्स को 80+ मार्क्स मिले, जिसमें से एक बच्चा जो है उसको 82 मार्क्स मिले लॉ में, 82 मार्क्स, 82 मार्क्स इन लॉ CA इंटर। सोचो आप, तो उससे वही बात की थी मैंने, तो उसने वही कहा था मैम आपके ये जो QR कोड्स है ना, मैंने अभी जो आपको कहा ना, ये मेरे शब्द नहीं थे, इस बच्चे के शब्द थे। उसने कहा था कि मैम आपके जो क्वेश्चन बैंक के QR कोड्स है वो मैं स्कैन करता था ड्यूरिंग ग्रुप 2 क्लासेस, मैंने लॉ को कभी छोड़ा ही नहीं। ग्रुप 1 आपकी 3.5 महीने क्लास हुई, 2.5 महीने जब ग्रुप 2 चालू था, मैं हर रोज 45 मिनट्स बस ये QR कोड स्कैन करके 45 मिनट्स आपके लेक्चर सुनता था, क्योंकि उसके अलावा और कुछ टाइम मिलता नहीं था, और खुद पढ़ना और लिखना जान पे आता था। तो इसीलिए मैं क्या करता था, बस आपका लेक्चर जो है वो लगा देता था और सुनते रहता था। मेरे 2 रिवीजन हो गए ग्रुप 2 के साथ, पहले मैंने नॉर्मल स्पीड पे किया और सेकेंड टाइम मैंने 1.5x पे सुना आपके लेक्चर्स, तो उसके 2 रिविजन्स लॉ के हो गए थे अलॉन्ग विथ ग्रुप 2। फिर प्रेपरेटरी लीव में और 2 रिविजन्स हुए उसके, और ये 2 रिविजन इतना पॉसिबल था क्यों, क्योंकि क्लास के साथ साथ एक बार हुआ था और ग्रुप 2 के साथ 2 बार हुआ था, 3 बार तो उसका ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है। हाँ, और 2 बार प्रेपरेटरी लीव में हुआ, तो सोचो उसको कितना कम टाइम लगेगा। तो ये इट्स नॉट लक से हो गया, इट वॉज प्लैंड, द टाइम वॉज प्लैंड, मैनेज्ड एंड फॉलोड, उसकी वजह से वो पॉसिबल है। तो हम आपको सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन देंगे, बट लड़ना बेटा आपको खुद है। आप ऐसे ही चले जाओगे एकदम ऐसा हीरो बन के, बस ऐसे आए देख लेंगे आने दे, तो ऐसा नहीं होने वाला है बेटा। आप घायल होने वाले हो, चोट लगने वाली है, आप मर भी सकते हो। So you are supposed to prepare and protect yourself. For that we are there with you, to help you, to motivate you, to guide you. But now you have to be a little cautious and alert yourself also. अब छोटे बच्चे नहीं रहे हो आप,
फाउंडेशन की बात अलग थी, फाउंडेशन में हाँ बेटा जी ठीक है बेटा जी सब चलता था, प्यारी प्यारी मैम। अब कुछ नहीं होने वाला है, ओके। यहाँ पे इंटर लेवल में फाउंडेशन के बच्चों को क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट वैसे वैसे मीठे मीठे में पढ़ा लिया चलता है, इंटर में मीठे में नहीं ले सकते, ठीक है। तो इंटर में आई विल बी अ लिटिल मोर स्ट्रिक्टर, बट दैट इज ओनली फॉर योर गुड, ओके। क्योंकि आई नो दैट इवन अ सिंगल मिनट वेस्टेड कुड वेस्ट योर 6 months विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आई नो द वैल्यू, इसलिए एज अ टीचर मैं तो लाइटली नहीं ले सकती। एंड जैसा टीचर रहता है वैसे ही बच्चा रहता है, तो जब मैं लाइट रहती हूँ, मैं क्यूट क्यूट रहती हूँ, आप भी मस्ती करते हो। स्ट्रिक्ट टीचर रहता है तो इज्जत से शान से बैठते हो, तो वैसी वो बात है। फाउंडेशन में इट वॉज एक्सेप्टेबल, मैं खुद बोल रही हूँ फाउंडेशन के बच्चों को एकदम लाइट लाइट माहौल है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ते हैं बेचारे, बच्चे रहते हैं। आपको खुद पता है कैसे थे आप फाउंडेशन में। इंटर में आ जाओ ऑफिशियली, फिर आपको रियलाइज होएगा, 10 दिन में ही समझ जाएगा क्या बैंड बजती है आपकी। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 3-3 घंटे की ग्रुप 1 की 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 9-10 घंटे तो आपकी क्लासेस में ही रहेंगे, फिर 2-3 घंटा आपका होमवर्क में ही रहेगा। 10 दिन होने तो आपको समझेगा अरे फाउंडेशन क्या था यार, ये लेवल था, ये लेवल आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। बट दैट वॉज ओके यार, यू कैन बी लवेबल एंड लवी डबी विद द फाउंडेशन किड्स। इंटर के लिए दैट्स नॉट पॉसिबल, तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होने वाला है, बट दैट इज ओनली फॉर योर गुड। अंदर से आई माइट हैव दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, बट आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट बिकॉज मेरे को पूरी क्लास को लेके चलना है। अभी तो प्री रिजल्ट बैच है, जब मेन बैच रहेगी देयर विल बी मोर देन 400 किड्स इन द क्लास, एंड प्लस वर्चुअली देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ किड्स, सो आई हैव टू मैनेज बहुत सारे किड्स टुगेदर। तो वो स्ट्रिक्टनेस और वो एटीट्यूड मेंटेन रखना पड़ेगा। बट डोंट वरी, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को पर्सनल लेवल पे ऐसे चिल्ला दूंगी, गुस्सा कर दूंगी या टॉन्ट दे दूंगी। बहुत हुआ तो ठीक है, आई माइट पनिश ऑल्सो, बट दैट इज ओनली फॉर योर गुड। क्योंकि कुछ सिंसियर बच्चे फिर अफेक्ट होते हैं और फिर पूरा क्लास का रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ मस्ती करनी हम करेंगे, डोंट वरी, बट जहाँ पढ़ना है हम पढ़ाई भी एकदम शिद्दत और इज्जत से करेंगे। हर एक के लिए सीए बनना और जल्दी बनना, सही समय पे बनना इम्पॉर्टेंट है। अपनी मस्ती के लिए किसी की ज़िंदगी हम बर्बाद नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कौन सा पर्सन क्या बैकग्राउंड से आया है, क्या मजबूरी है, कितना उसके लिए सीए बनना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन्स कंडीशन एंड डू द मस्ती अकॉर्डिंगली। हमारे लिए हो सकता है हम सीए ना भी बने तो चलेगा, पापा का बिजनेस है, बट किसी के लिए सच में घर की बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है और घर का खर्चा उसके ऊपर चल सकता है, तो हम उसके लिए तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। We cannot be so selfish. We have to take everyone together and grow as a team. तो इसलिए हम क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखेंगे। जहाँ जहाँ जोक्स क्रैक करनी है, मस्ती करनी है, मजाक करना है हम करेंगे, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और मस्ती के वक्त मस्ती, है ना। तो देखो, कॉर्पोरेट लॉ में आपको 2 एक्ट्स है। एक है कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ ज़्यादा नहीं बट अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को पढ़ने हैं कुछ 160-70 सेक्शंस, बस और कुछ नहीं, 160 सेक्शंस और ये 2 बुक्स जिसमें 160 सेक्शंस आपके कवर्ड है, बस उतना ही। क्यों इतना ही? क्योंकि पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली है 470 सेक्शन का, जिसमें से सिर्फ 160 सेक्शंस जो है इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, जिसमें से फर्स्ट 10 चैप्टर्स आर सेक्शन 1 to 148, 11th चैप्टर इज फॉरेन कंपनीज जो सेक्शन नंबर 379 से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 393A, ठीक है। तो ऐसे करके आपका कंपनीज एक्ट का सिलेबस है। और कॉर्पोरेट लॉ में और एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं LLP एक्ट। अब LLP एक्ट जो आपको फाउंडेशन में थी वो इंटर में तो है ही, प्लस एडिशनली बहुत सारे नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं जिसका लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट दैट फाउंडेशन लेवल वाला LLP एक्ट, एक्चुअल में LLP एक्ट का लेवल इज द नेक्स्ट लेवल। और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग अब LLPs इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नाउ वी आर नो मोर इनटू दैट पार्टनरशिप फर्म्स, और कंपनीज बहुत ज़्यादा कंप्लायंस ओरिएंटेड हो जाती है, तो पीपल फील दैट दे गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट LLP एंड प्लस लाइबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से दोनों एडेड एडवांटेज मिल जाते हैं।
तो प्रैक्टिकली भी एलएलपी को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, और क्योंकि इतने एलएलपीज इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, एज अ सीए यू शुड नो द लॉज रिलेटिंग टू एलएलपीज, इसलिए एलएलपी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है एट द सीए इंटर लेवल। तो कॉर्पोरेट लॉ में 2 एक्ट्स है, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट, और कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स का आता है, और वेटेज भी 12 मार्क्स है। एलएलपी फाउंडेशन में 5 मार्क्स था, अभी 5 मार्क्स नहीं है, ठीक है। और अदर लॉज में आपको 3 एक्ट है, और अदर लॉज का वेटेज 30 मार्क्स है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स, अदर लॉज 30 मार्क्स। बट कॉर्पोरेट लॉ में 2 एक्ट है, कंपनीज एक्ट एंड द एलएलपी एक्ट, एंड अदर लॉज इज 30 मार्क्स, जिसमें 3 एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ऐसे करके आपका जो सिलेबस है वो इन सारी एक्ट्स में बट जाता है। यू हैव 5 एक्ट्स इन ऑल, 2 कॉर्पोरेट है और 3 अदर्स है, और 2 कॉर्पोरेट में आप लोगों को कंपनीज एक्ट एलएलपी है 70 मार्क्स के लिए, और अदर्स में फेमा, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट विच इज फॉर 30 मार्क्स। अप्रोक्सीमेटली 10-10 मार्क के ईच रहेंगे तीनों भी एक्ट्स। So this is your complete syllabus of corporate and other laws. First page पे आप ये लिख सकते हो क्या? ये एक बार लिख लो ना। Virtual kids आप लोगों को भी लिखना है, okay? Come on guys. Even you all should have a separate notebook for law. आपको पता है इसमें बेस्ट चीज क्या है इस सब्जेक्ट में? यहां पे जो न्यू सिलेबस है, ये वाला न्यू सिलेबस, उसमें 50% ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी टॉट टू यू ऑल बाय स्वप्निल सर। आई एम टीचिंग ओनली 50%, बाकी का 50% विल बी टॉट टू यू बाय स्वप्निल सर, क्योंकि आपको पता है सीए फाइनल का जो लॉ है वो सीए इंटर में आ गया है। फेमा जो है ना, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, फॉरेन कंपनीज, ये सब कुछ सीए फाइनल का सिलेबस था जो स्वप्निल सर पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं। और यही सिलेबस जो है वो फाइनल में से हट गया, क्योंकि फाइनल में अब लॉ सब्जेक्टिव पेपर हो गया ना, वो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट हो गया है। बट ये तो जरूरी है, हर बच्चों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए वहां से हटा के इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, उसको ला लिया है एट द सीए इंटर लेवल। सो बेसिकली पूरी बैच जो है इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वप्निल सर एंड मी टुगेदर। तो एकदम माहौल बनेगा क्लास में, मजा आ जाएगा आप लोगों को एकदम। नहीं नहीं नहीं, दैट इज फॉरेन कंपनीज। यस, ये 379 टू 393A इज द चैप्टर ऑफ फॉरेन कंपनीज, जो मैंने आपको कहा ना 11th चैप्टर ऐड हुआ है कंपनीज एक्ट में, फॉरेन कंपनीज, उसके सेक्शंस है वो, बीच के सेक्शंस नहीं है आप लोगों को। तो 1 से 148 है, और फिर डायरेक्टली आपको 379 से है टू 393A, ऐसा। स्वप्निल सर को कभी आपने देखा है पढ़ाते हुए कि नहीं? यूट्यूब पे देखा है क्या? अच्छा, ओके।
देखना आप, मजा आएगा आप लोगों को, नेक्स्ट लेवल। मैं पूछती हूँ उनको, अगर सर आते हैं तो फिर 2 मिनट आपसे चर्चा कर लेंगे, नहीं तो फिर वील वाइंड अप, बिकॉज आपके बैक टू बैक क्लासेस है ना। अभी वापस 11:30 बजे ना आप लोगों को क्लास, टैक्स है। कल क्लास लेनी है आप लोगों को कि छुट्टी चाहिए? क्या करना है बोलो? कल तो लेंगे ना, एग्जाम्स के कुछ 4-5 दिन पहले छुट्टी दे देंगे, रिजल्ट के, सॉरी नॉट एग्जाम, रिजल्ट के। तो आप लोगों के पास है एक सेपरेट नोटबुक लॉ की? अगर नहीं होगी तो कल से आप लोग लेके आ जाना। एक बार मैं स्टाफ से बात करके बुक्स का भी देख लेती हूँ कि क्या हैंडआउट्स देने हैं। तो वर्चुअल किड्स अगर कुछ हैंडआउट्स देने रहेंगे कल मैं लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग भी डाउनलोड करके अगर आप चाहते हो यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट एंड रिफर टू दीज नोट्स, नहीं तो फिर सॉफ्ट कॉपी तो आप रेफर कर ही सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आज पढ़ेंगे नहीं हम लोग, कल से हम लोग, अच्छा सर आ गए, चलो बेस्ट हो गया, कल से हम एक्चुअली पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे। चलो एक बार जोरदार तालियों से स्वप्निल सर का वेलकम करते हैं। मैं वही बता रही थी कि इस बार बेस्ट चीज़ है कि 50% सिलेबस यू आर टीचिंग। थैंक यू सो मच। आप बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। हेलो एवरीवन। ओह माय गॉड। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों में से बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री है, बहुत लोग फाउंडेशन से है। डायरेक्ट एंट्री कोई है? 4-5 बच्चे। वेरी गुड। और इधर लाइव स्ट्रीमिंग में भी बहुत सारे होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। सांस लेता हूँ पहले। मैम ने बोला एकदम भागते आया मैं। आना ही पड़ेगा। ये मतलब चेतावनी, हिदायत। समझदार का इशारा काफी है। ठीक है, अभी जान दो, अभी लाइव चल रहा है, मैं बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बैच में, संकल्प बैच में। इसका नाम ही संकल्प है और हमें संकल्प करना है, निश्चय करना है, निर्धार करना है कि इसी अटेम्प्ट में ठोकना है। इस अटेम्प्ट में हम लोग अगर सही स्ट्रैटेजी बना दे 9 महीने की, 9 महीने को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 5.5 महीने, 3.5 महीने। 5.5 महीने में जो सही पारी खेल लेगा वो 3.5 महीने में बचा हुआ जो टाइम है क्लासेस के बाद उसको सही तरीके से रिवाइज करने में हेल्प होगी। अल्टीमेटली अगर आपको पास होना है, यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, ओके, तो आपको पहले 5.5 महीने पे ध्यान से अच्छे से काम करना पड़ेगा क्लास में। जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ना कि सिर्फ कंसेप्चुअली पढ़ाया जाएगा, कंसेप्चुअल के साथ में लगातार रिवीजन होगी। तो आपका ध्यान केवल कंसेप्ट पे नहीं होना चाहिए। क्लास आप जो 3.5 महीने में रिवीजन करते हैं वो तो अलग बात है, पर क्लास में हम लोग लगातार उसका रिवाइज कराते। जैसे मैम ने और मैंने, जैसे मैम ने जैसे बोला आपको 50 मार्क्स में लॉ पढ़ाऊंगा, मैम 50 मार्क्स पढ़ाएंगी, और मैं FMSM पूरा 100% में पढ़ाता हूँ। आज 1 बजे मेरा भी क्लास है, आप सभी को न्योता दे रहा हूँ। यू ऑल आर इन्वाइटेड टुडे इन द आफ्टरनून 1 o'clock। हम लोग माहौल बनाएंगे। तो दोस्तों कैसा होता है ना, ये CA इंटर है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। इसका पढ़ने का तरीका बहुत माइन्यूट होता है, बहुत डिटेल में होता है, और उसी डिटेल में ही पढ़ाते हैं ये समझ के कि किसी को कुछ आता ही नहीं। मतलब ऐसा समझते कि आपका फाउंडेशन में आप बस ऐसी पास तुक्के पे हो गए, ये समझ के पढ़ाते हैं, क्योंकि बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा जैसे कोई मान लो कोई डायरेक्ट एंट्री से भी आ रहा था, उसको भी लगना चाहिए यार मैंने फाउंडेशन नहीं किया, इट्स ओके, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। वैसे ही हर कोई फैकल्टी, ना कि सिर्फ मैं, एवरीबॉडी। क्योंकि इस बैच में जो हमारी बैच चल रही है CA इंटर ग्रुप 2 की, जो आप बाजू में आप देख रहे होंगे इतने सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से आधे स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से भरे हुए, और उनको कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि हमने कभी फाउंडेशन नहीं किया, उसके बाद का कोई दर्द है। बिकॉज हम चाहते हैं हर कोई बच्चा, चाहे मान लो उसका CA फाउंडेशन में अकाउंट्स अच्छा था नहीं था, उसको अकाउंट बेसिक से ही पढ़ाएंगे। CA फाउंडेशन में लॉ अच्छा था नहीं अच्छा था, उसको बेस से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि CA इंटर थोड़ा सा नहीं, क्या आप समझने की कोशिश करो, इसमें थोड़ी अलग चीज है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपको समझना जरूरी है। इसलिए जब भी कोई फैकल्टी आएगा, आपका फोकस होना चाहिए कंसेप्ट्स के ऊपर,
ये कंसेप्ट अगर नहीं समझा पहले पूछने का, कोई फैकल्टी से डरने का ना है। यू हैव गॉट ऑल द राइट्स टू स्टॉप। मैं आपको बता रहा हूं डरने के, देखो फैकल्टी विल टेक ऑल द एफर्ट्स कि वो आपको ऐसा पढ़ाए कि आपको डाउट ही नहीं आना चाहिए, बट अगर आप डरोगे, अगर आप पूछने से डरोगे ना, लॉस इज ऑल योर्स। हमको एक अटेम्प्ट फेल होने का नुकसान है कम से कम 6 लाख रुपए। अभी नया पैकेज चालू हुआ सीए स्टूडेंट्स को 12 लाख रुपए कम से कम साल की सैलरी मिलती है। एक अटेम्प्ट फेल होंगे, 1 मार्क्स से भी फेल हो सकते हैं, 149 में भी फेल हो जाएंगे। अगर डाउट है तो डरने का नहीं, पूछने का। सारे फैकल्टीज पे फ्रेंडली है, आपको कभी फील नहीं होगा कि आप टीचर से पढ़ रहे हो, हमेशा फील होगा दोस्त से पढ़ रहे हो। और इसमें क्या था, फीमेल्स के लिए तो और अच्छी बात है इस क्लास में कि यहाँ पे पूजा मैम और अंकिता मैम है, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं तो क्या होता है मेल डोमिनेटेड होता है सारे जगहों पे, तो लड़कियों को ऐसा लगता है यार कैसे बात करो क्या करें। तो लेट इट बी एनी इशू, यू कैन गो टू देम, यू कैन टॉक टू देम। और लड़कियों का वैसे भी सॉफ्ट कॉर्नर मतलब वो होता है थोड़ा सा दिल उनका, तो इसलिए आपको हमेशा एक अलग फीलिंग आ गया, चलो भाई मैं जाके बात कर सकता हूँ, थोड़ा सा वो लगता है। तो आप कभी भी इन दोनों से भी हमेशा बात कर सकते हो, बॉयज एंड गर्ल्स। आपको कभी लगा कि नहीं यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, ये हूँ, हम तो सब हैं ही, पर आपके लिए अलग से और बता रहे हैं। सारी की सारी क्लासेस बैक टू बैक होगी, संकल्प में भी होगी, और संकल्प होने के बाद भी एक नया शेड्यूल आएगा, उसमें बैक टू बैक होगी। कोई टाइम का गैप नहीं होगा, सिर्फ लंच और वो ब्रेकफास्ट टाइम आपको दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा आपको 2-3 घंटे बीच में छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं होगा। सारी क्लासेस प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के हिसाब से होती है। हमारा टारगेट है 5 से 5.25 महीने हम लोग सब कुछ खत्म कर दें और आपको इनफ टाइम दे, और उस इनफ टाइम के अंदर हम आपको इतनी सारी टेस्ट सीरीज दे आपके लिए, और वो टेस्ट सीरीज आप लिखेंगे और उस सॉल्व करके हमें देंगे। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो क्लास में होता है वो तो टेस्ट होंगी ही होंगी आपकी, पर क्लास के बाद में भी टेस्ट हो। तो क्लास के अंदर जब होती है तो 3 टेस्ट हर सब्जेक्ट की होती है, बराबर ना? हर सब्जेक्ट की। मैंने तो लॉ के लिए 5 बोला। अच्छा 5 बोले, तो इन्होंने ज्यादा बोली है, तो मेरे को तो 2 लेना, 2 मैं ले लूं। हाँ ठीक है, हाँ, हाँ, टोटल 5 हो गए। टोटल 5, 3 आपकी 2 मेरी, तो 5 टेस्ट हमारी होगी। और क्या, अगर टेस्ट लेने से आपको समझता है एग्जैक्टली आपने कैसा लिखना चाहिए था, इट विल बी कंपेयर, इट विल बी आंसर टू यू। यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे, जैसे कि मैं सीए फाइनल से, और ये सब्जेक्ट हम लोग, मैम तो ये सब्जेक्ट 12 साल से पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे आईसीए एग्जामिनेशन में पूछती है ना, वो सारा एग्जैक्टली हमको पता है कैसे पूछते हैं, कैसा लिखना चाहिए। तो आपको ऐसा हमेशा क्लास में जब भी हम बोलेंगे कि बच्चों ये ऐसा लिखना है, तो हमारा फोकस ना किसी समझने पे होगा, लिखने पर भी होगा। बिकॉज एग्जाम में आप लिखोगे, क्या समझोगे, यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन, तो कैसे लिखते दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी आपको क्लास में ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट के आपके इसमें एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। और ऐसा समझो कि अभी से हमारा सी एंटर चालू हो गया है, मतलब थोड़ा सा वो मैच्योर्ड फॉर्म में आओ आप, मतलब जो बचपना छोड़ दो। नाउ यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, ऐसा फील, बिकॉज फाउंडेशन में आपके वो सब्जेक्ट नहीं। अब आएगा आपको टैक्स, लगेगा आप सीए पढ़ रहे हो यार, अब आएगा ऑडिट, अब आएगा एफएम, मतलब आपको लगेगा यार मैं कुछ तो भी सीए वाला पढ़ रहा हूं, जीएसटी पढ़ रहा हूं। तो आपको थोड़ा सा स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर प्रोफेशनल। और वैसे माइंडसेट से लोग क्लास में एंट्री करो रोज कि मैं कुछ भारी पढ़ने जा रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो वैसा पढ़ो। ऐसा नहीं आए कॉलेज में थोड़ी ना आया, अब यू आर अ प्रोफेशनल गाय, कम ऑन। ये इंटर पास हो जाएंगे ना तो फाइनल में फेल होने के चांसेस नहीं के बराबर है, क्योंकि फाइनल में से 5 ही सब्जेक्ट बचे अब। तो जो इंटर क्लियर हो फाइनल भी क्लियर ही है अब, क्योंकि 6 पेपर जो है वो 5 सब्जेक्ट का ही कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने बनाया हुआ है। तो फाइनल में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना थे, और इसके पापा पढ़ते उधर, इधर भी लॉ, क्या बोलते, इधर भी अकाउंट्स, उधर भी अकाउंट्स, इधर भी एफएम, उधर भी एसएफएम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इधर भी डीटी, उधर भी डीटी, इधर भी जीएसटी, उधर भी जीएसटी, इधर भी ऑडिट, उधर भी ऑडिट। यानी कि ये बेस है, उसके ऊपर वो चढ़ाते हैं। सब्जेक्ट भी सेम है भाई, सिर्फ उसका एक्सटेंशन मार्कर रखा है फाइनल में। यानी कि मैं आपको कह रहा हूं, जो बंदा शिद्दत से इंटर कर लेगा ना, तो समझ लो इंटर पास तो फाइनल हो ही गया अब, क्योंकि फाइनल आईसीआई ने न्यू सिलेबस में इतना आसान कर दिया है। इंटर में पहले 8 सब्जेक्ट थे, 6 हो गए भाई। आपने कितने एफर्ट्स कम किए, और महीने उतने ही दिए, 9 महीने। पहले 9 महीनों में हम लोग 8 सब्जेक्ट करवाते थे, अब 9 महीने में 6 ही कराना है। तो थिंग्स आर वेरी मतलब मुझे लगता है आपके फेवर में। हर सब्जेक्ट में 30 मार्क का एमसीक्यू दे रखा है भाई। मतलब आईसीआई की नीतिमत्ता जो है ना बच्चों के प्रति अब चेंज किया यार, उनको इच्छा कि पास होके जाए अब आगे, क्योंकि भारत में इस समय जो ग्रोथ चल रही है, इंडिया इज गोइंग टू बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ सून, और मोदी जी वापस जीत के आएंगे, इस संभावना बहुत ज्यादा है। आप सभी जानते हैं इस चक्कर में अगर ग्रोथ बहुत है, इंडिया के अंदर फॉरेन फंडिंग बहुत आ रही है, बहुत नए नए स्टार्टअप, टेस्ला खुद इंडिया में खुल रहा है। तो आप जानते हो कितने सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत होगी भाई। ये कोर्स का जो माहौल बनने वाला है ना, अभी इतनी कंप्लायंस, इतने लॉ चेक करने का पावर सिर्फ हमें होगा। किसी के घर पे रोजी रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। इट इज माई वर्डिंग्स टू यू ऑल। आप सीए बनोगे, घर पे माहौल बनेगा,
आपके घर पे पैसों की कमी नहीं आएगी, इतना पैसा है सीए में अब, क्योंकि इंडिया का समय अब चालू हुआ। आने वाले 10 साल में आप देखना, वो आपने इंडिया के 3 स्टेट में इलेक्शन जीतने के बाद आपने देखा होगा क्या रैली सेंसेक्स में आया हुआ है। उसके बाद में आप समझ सकते हो कि ये जो प्रेडिक्शंस है, इंडिया में बहुत जल्दी सेंसेक्स 1 लाख पार करेगा। यानी कि सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेंसेक्स का क्या मतलब इकोनॉमी से? सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी, और जितना बिजनेस बढ़ रहा है तो उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर टू चेक देयर ऑडिट्स, चेक देयर अकाउंट्स, मेकिंग देयर अकाउंट्स, मेकिंग और देयर टैक्सेशंस। तो ये हमारा काम है, जितने धंधे बढ़ेंगे हमारा धंधा बढ़ेगा। तो आने वाला समय अपना है। अगर आप सच में घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो ना, आपको लगता है मैं घर वालों की परेशानी को दूर हटाना चाहता हूं, तो आपका सीए बनना वहां पे बहुत सही तरीका होगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी आपके घर वालों का सब कुछ चेंज करके रख देगा। आपके घर में कोई भी परेशानी है वो आपके सीए के डिग्री से आसानी से सॉल्व होगी। वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके घर में पैसा, दौलत, शोहरत, मोहब्बत सब कुछ होगा, बिकॉज आने वाले 10 साल इंडिया बहुत रॉक करने वाला है। इसलिए आप सभी को इतना ही कह रहे हैं, अभी आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़े। डे 1 से यू हैव टू बी मोटिवेटेड कि मैं कुछ भारी काम कर रहा हूं। छोटी सोच से बैठोगे ना क्लास में, मजा नहीं आएगा यार। मैं इंटर क्लास नहीं कर रहा हूं, मैं सीए बनने वाला हूं, और उसके लिए अरे कितने दिनों की बात है, इट्स ओनली 6 to 8 months यू हैव टू स्टडी, दैट्स इट, ओवर। उसके बाद में यार आर्टिकलशिप भी 2 साल की बाद में, आर्टिकलशिप में आप इतने होशियार बन जाते हो, सीए फलना इसी पास हो जाओगे। ओके, आई होप। बाकी तो मैम विल टेक केयर, आई विल टेक केयर ऑफ। पढ़ने का तो टेंशन नहीं, रेस्ट एश्योर्ड, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। वो विषय नहीं पूछना ही नहीं सर, कैसा पढ़ेंगे, समझेगा नहीं समझेगा, वो उससे बाहर निकलो आप। अरे अगर बहुत भारी पढ़ाते, इस बार 9 लोग ऑल इंडिया रैंक है, वो टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान लगाना है, और जब भी किसी फैकल्टी से पढ़ते हो ट्रस्ट के साथ पढ़ना है, दिमाग में बहुत डालना नहीं, ये अच्छा ही है, बेस्ट है। ओके, ट्रस्ट मी, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी 100% बेनिफिशियल। एक काम करना, बाजू में सी इंटर ग्रुप 2 की क्लास चल रही है अभी, उनसे सभी से पूछ रहा हूं, 6 महीने से हमारे पास पढ़ रहे हैं, अभी 550 लोग बैठे उसमें। आप पूछ लेना कि बोलना कैसा आपका अनुभव है, दे कैन गिव यू नो द प्रॉपर रिव्यूज कि हाँ कैसा है, क्या कर रहा है। सो रेस्ट एश्योर्ड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी रॉकिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु इज वॉचिंग मी ऑल्सो। हम मिलते हैं 1 बजे, बाकी सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, फिर मिलेंगे। अभी अगला लेक्चर टैक्स के लिए। थैंक यू सो मच।